हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPARM। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो बस मैं भी लाई हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं और हम घटना चक्र को इससे कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन लगाएंगे। सामान्यतः द्रव या मैटर की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। द्रव के तीनों रूपों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार होते हैं। ठोस में प्रत्यास्था होती है, द्रव में दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकत्व और प्लवन होता है, गैस में वायुमंडलीय दाब होता है। तो हमारे जो मैटर या फिर द्रव होता है वह उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होती है? प्रत्यास्था होती है। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रत्यास्था या फिर इलास्टिसिटी। साधारणतः दृढ़ पिंड का आशय किसी ऐसे ठोस द्रव से होता है जिसकी कोई निश्चित आकृति या आकार होता है, परंतु वास्तव में पिंड को तनित, संपीड़ित या फिर वक्रित किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी दृढ़ इस्पात की छड़ को भी पर्याप्त बाह्य लगाकर विरूपित किया जा सकता है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार और उसकी आकृति दोनों ही बदली जा सकती हैं, परंतु इस बल को हटा देने पर वह वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक आकार या आकृति में प्राप्त कर लेती है। वस्तु की इस गुण को, जिसके कारण यह अपनी प्रारंभिक आकार या आकृति पाने का प्रयास करती है, इसे ही प्रत्यास्था या फिर इलास्टिसिटी कहा जाता है। प्रत्यास्था के गुण के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु और दूसरी होती हैं पूर्ण प्लास्टिक वस्तु। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा देने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहा जाता है, परफेक्टली इलास्टिक। और आती है पूर्ण प्लास्टिक वस्तु, जो वस्तु बाह्य बल को हटा दिए जाने पर अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं लौट पाती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, उन्हें पूर्ण सुघट्ट या फिर परफेक्टली प्लास्टिक कहा जाता है। वास्तव में कोई वस्तु ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और ना ही पूर्ण सुघट्ट होती है, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही होती हैं। मोटे तौर पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु और मोम को पूर्ण सुघट्ट माना जा सकता है। प्रतिबल, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार आकृति में परिवर्तित करता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है, जो यह प्रयास करती है कि उस वस्तु अपनी पुराने आकार को प्राप्त कर ले। इस प्रकार के बल को प्रतिबल कहा जाता है। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल A वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F होता है तो प्रतिबल F/A होगा। प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब आती है विकृति। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विकृति कहा जाता है। चूंकि विकृति एक अनुपात है अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। हुक का नियम। वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के अनुसार यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसके उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल या विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्था गुणांक E कहते हैं। तो E प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बाय विकृति। अब आता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ, फ्री सरफेस, न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप और उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दोनों ओर होता है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। यदि किसी द्रव्य का बाह्य भार नग्न हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होती है। उदाहरण के लिए वर्षा की बूंद और साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं। इसका कारण यह है कि
जो बूंद है वह आकार या आकृति धारण करती है जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि बिंदु के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य कर रहा होता तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तब न्यूनतम होती जब उसका क्षेत्रफल कम से कम होता है, अतः बिंदु गोलाकार हो जाएगी। सासंजक बल और आसंजक बल। आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उन्हें सासंजक बल कहा जाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। तेल और जल के बीच आसंजक बल लगेगा और जल के सासंजक बल से कम होगा, परंतु तेल के सासंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म के रूप में अधिक क्षेत्र पर फैल जाती है। तो जो तेल का सासंजक बल है वह द्रव के सासंजक बल से ज़्यादा होता है। केशिकत्व। कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली हुई नली को केश नली या फिर केशिका नली कहते हैं। केश नली में किसी पदार्थ के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। किसी द्रव के केशी नली में ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। क्यों चढ़ती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वे कांच की केश नली में ऊपर चढ़ेंगे, जबकि वे पदार्थ जो कांच को नहीं भिगोते वे केश नली में नीचे उतर जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी केश नली को जल में सीधी खड़ी करके उसमें जल नली के बाहर वाले जल के तल के ऊपर कुछ ऊंचाई पर चढ़ जाता है, जबकि केश नली को पारे में खड़ा करने पर तली के भीतर पारे का सतह बाहरी सतह की अपेक्षा नीचे उतर जाता है, क्योंकि पारा कांच को नहीं भिगोता इसलिए वह नीचे उतर जाता है और जल कांच को भिगाता है इसलिए वह ऊपर चढ़ जाएगा। केशिकत्व के उदाहरण: जल का पौधे के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़ना और टहनी तक पहुंचना, यह केशिकत्व के कारण होता है। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती के ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन की निब की नोक बीच से चिरी होती है जिससे उसमें बारीक केश नली बन जाती है। जब इसे स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केश नली से ऊपर चढ़ जाती है। हालांकि रिफिल वाले पेन में लिखाई गुरुत्वाकर्षण के कारण संभव होती है और यह पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं होती। स्याही सोखने का कार्य भी केशिकत्व क्रिया पर ही निर्भर करता है। श्यानता या फिर विस्कोसिटी। देखो ऊपर वाली जो यह पूरा एक तरल है ना, ये जो सतह है ना, ये क्या है? पूरी सतह है द्रव की। तो ऊपर की सतह होती है उसमें अधिक वेग होता है और नीचे वाली सतह पर कम वेग होता है। चित्र में प्रदर्शित किए गए द्रव एक दृढ़ क्षैतिज तल AB में बह रहा है। द्रव की वह परत जो तल के संपर्क में है स्थिर रहती है, परंतु इस तल के ऊपर की ओर परतों का वेग बढ़ता जाता है। सबसे ऊपर की परत सर्वाधिक वेग में रहती है और वेग में ही बहती है। 3 समानांतर परतें A, B और C में A का वेग सबसे कम होगा क्योंकि वह सबसे नीचे है, B का उससे ज़्यादा और C का वेग सबसे अधिक होगा। परत A परत B के वेग को कम करने का प्रयत्न करती है और परत B परत C के बल को कम करना चाहती है। इसी प्रकार प्रत्येक परत अपने से नीचे की परत को आगे ढकेलती है। स्पष्ट है कि विभिन्न परतों पर आंतरिक बल कार्य करते हैं जो कि इनकी सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इन बलों को श्यान बल कहा जाता है। द्रवों के बहने को बनाए रखने के लिए श्यान बलों के विरुद्ध बाह्य बल लगाना पड़ता है। स्पष्ट है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे श्यानता कहा जाता है। मतलब द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे श्यानता कहा जाता है। गाढ़े द्रव जैसे कि ग्लिसरीन, शहद इत्यादि में अधिक श्यानता होती है और गाढ़े द्रव पतले द्रवों की अपेक्षा शीघ्र ठहर जाते हैं। द्रवों की श्यानता
ताप के बढ़ने पर घट जाती है। इसके विपरीत गैस की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, जबकि जो गैस होती हैं उनमें ताप बढ़ाने पर उनकी श्यानता बढ़ जाती है। दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगाने वाले बल को दाब कहा जाता है। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब, द्रव के स्वतंत्र तल पर h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब क्या लगेगा? तो दाब को प्रेशर इक्वल टू h हाइट इंटू d इंटू g। d क्या है? द्रव का घनत्व। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। उत्प्लवन बल, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव किया जाता है। भार में इस आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लवन बल या फिर उत्प्रेक्ष कहते हैं। उत्प्रेक्ष वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लवन केंद्र कहा जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। प्लवन का सिद्धांत, किसी द्रव में स्थिर ठोस वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। एक वस्तु का भार W जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, और दूसरा बल का वस्तु पर उत्प्रेक्ष F जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर कार्य करता है। उत्प्रेक्ष बल F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसी द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना इन दोनों बल के अपेक्षित मान पर निर्भर करता है। इनकी निम्न अवस्थाएं संभव होती। पहला, W बड़ा है F से, तो इस दिशा में परिणामी बल W माइनस F नीचे की ओर कार्य करेगा और अंततः वस्तु डूब जाएगी, क्योंकि भार ज़्यादा है उसके बल से। दूसरा, यदि बल और वेट दोनों बराबर हैं तो इस दिशा में वस्तु द्रव में जहाँ होगी वहीं तैरती रहेगी। यदि W छोटा है F से तो इस दिशा में भी वस्तु स्वतंत्र छोड़ देने पर ऊपर की ओर उठने लगेगी। यह 3 नियम काम करते हैं। किसी ठोस का जितना भाग किसी द्रव में डूबा होगा वह द्रव या ठोस के अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करता है। उसकी गणना निम्न संबंध द्वारा की जाती है। तो किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा, यह द्रव या ठोस के अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करता है। ठोस के डूबे भाग का आयतन डिवाइड बाय ठोस का कुल आयतन बराबर ठोस का घनत्व डिवाइड बाय द्रव का घनत्व। स्पष्ट है कि अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा और कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होता है तो ठोस द्रव में तैरेगा। देखो, यदि अधिक घनत्व वाला द्रव है और उसका ठोस का कम भाग डूबेगा, यदि ज़्यादा घनत्व वाला द्रव है तो ठोस का भाग कम डूबेगा और कम घनत्व वाले द्रव में अधिक डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व के बराबर है, दोनों बराबर हैं, द्रव के घनत्व के बराबर हैं, तो दोनों क्या होंगे? स्वतंत्र तैरेंगे। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती है और अंततः जो वर्षा की बूंद होती है वह गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंद का गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि वह पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल हो जाती है। जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए वर्षा की बूंद गोल हो जाती है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होती है? मतलब द्रव संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरेगा पृष्ठ तनाव के कारण। नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो जो नैनो द्रव होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है उनका घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि जो हमारा तेल होता है उसका तल
तनाव पानी से कम होता है, इसलिए पानी की सतह पर तेल फैल जाता है। उसका जो तल तनाव होता है या फिर पृष्ठ तनाव होता है वह पानी से कम होता है, इसलिए वह ऊपर तैरता है। तेल का पृष्ठ तनाव या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है और तेल के जल के ऊपर फैल जाने का यही कारण होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है। साबुन की बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होगा? देखो, यदि साबुन के बुलबुले का दाब अंदर का दाब यदि कम होगा तो वायुमंडलीय दाब तो उसे फोड़ देगा। तो हमेशा साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है वो हमेशा वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? तो दोनों बुलबुले क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे और बड़ा बुलबुला बना लेंगे। तो दोनों छोटे छोटे बुलबुले आपस में आकर एक बड़ा बुलबुला बना लेंगे। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दाब और पानी की फिल्म की त्रिज्या और मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होगा, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में आने पर छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा और दोनों मिलकर बड़े हो जाएंगे। एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है अलग अलग बार एक ही भार में खींचते हैं। इनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी? दैर्ध्य वृद्धि किस में सबसे ज़्यादा होगी? तो जो 3 मीटर की लंबाई है और 1.5 mm वाले तार में सबसे ज़्यादा दैर्ध्य होगा। चूँकि चार तार एक ही पदार्थ से बने हुए हैं इसलिए इन सभी के यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर होंगे। तो y/f/a ये पूरा फॉर्मूला दिया गया है। इस प्रकार से हम जो तार हैं उनकी दैर्ध्य वृद्धि उनकी लंबाई के समानुपाती और उनके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चारों तारों की लंबाई और व्यास का मान रखने पर विकल्प हमें C प्राप्त हो जाएगा जो कि सर्वाधिक होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी केशिकत्व की परिघटना नहीं होगी तो केरोसिन दीप का प्रयोग मुश्किल हो जाएगा। तो हम केरोसिन जो तेल है उनका प्रयोग नहीं कर सकते यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होगी। किसी मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो ये गलत है, भी नहीं होगा। C स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाएंगे तो ये भी सही है। और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो ये भी सही है। मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा नहीं होगा। बहुत कम भीतरी व्यास वाली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। जब हम केश नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा खड़ा रखते हैं कि इसका एक सिरा द्रव की सतह के नीचे रहे और दूसरा सिरा ऊपर, तो प्रायः द्रव इस नली के कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होती है तो द्रव ऊपर से अधिक उसके ऊपर सिरे पर चढ़ जाता है किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं है। द्रवों का केश नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है। इस घटना द्रव और नली के कणों के बीच परस्पर आसंजक बल के कारण होती है। प्रकृति केशिका क्रिया को बहुत बढ़िया प्रयोग करती है। पेड़ पौधे की जड़ों की बारीक सिराएं केशिका नली की भांति कार्य करके धरती से पानी और उसके घुले हुए पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। केशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल को ऊपर पहुंचाती है। वाल्टिंग पेन स्याही सोखते हैं और तौलिया हमारे शरीर का पानी। केशिका क्रिया में द्रव बिना किसी बाह्य बल की मदद से गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि स्ट्रॉ द्वारा मृदु जल का उपभोग करने में मुख द्वारा सहयोग बाह्य बल आरोपित किया जाता है। इसलिए प्रश्न B गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन
एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो स्याही के सूखने के लिए है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना है, सूती वस्तुओं पर जल की बूंदों का फैलना है, जबकि पेड़ों की जड़ों में जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना एक केशिकत्व के सिद्धांत का मात्र कारण नहीं होता। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती वस्त्र पर जल की बूंदों का फैलना, लालटेन और लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, पौधे के जड़ से जल और इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, संसंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो केरोसिन बत्ती में ऊपर क्यों चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण, जो कि हमारा पृष्ठ तनाव भी हो सकता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन में बत्ती ऊपर चढ़ने का तेल का पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकता है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में ऊपर चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतना ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसके आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई वायु का बुलबुला है, नीचे से उठकर ऊपर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता घट जाती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करती है उसे श्यानता कहा जाता है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में सीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है। इसका कारण है कि वायु दाब में कमी के कारण अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम हो जाता है। इस कारण से ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दाब एवं पेन के अंदर स्याही के दाब का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण वह बाहर की ओर निकल पड़ती है। ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह है पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव का नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। मोबाइल और ऑटोमोबाइल्स में भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सार्वजनिक जीवन में निम्नलिखित में से किससे संबंध में एक क्रांति ला दी है? लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में नहीं। लोगों का आवागमन संभव हो गया है, लोगों का जुड़ाव संभव हो गया है, ये दोनों ही मोबाइल और ऑटोमोबाइल से संभव हो, लेकिन लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में नहीं है। मोबाइल फ़ोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों को आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं। बैरोमीटर पाठन में अचानक गिरावट हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम दशा इंगित करता है? तो बैरोमीटर में अचानक से गिरावट आ जाने पर यह हमें तूफानी मौसम का संकेत देता है। वायु दाब मापी या फिर बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना यह बताता है कि मौसमी तूफानी होगा। नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फुव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। तो 4, 3, 2, 1
फुव्वारे में कौन से छिद्र से पानी अधिक दूरी तक फेंका जाएगा? तो किससे सबसे ज़्यादा दूरी तक फेंका जाएगा? तो दो पॉइंट है, यहाँ से पानी दूर तक या अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार यदि जल से भरी टंकी के बीचों बीच छेद कर दिया जाता है तो जल की धारा सर्वाधिक दूर गिरेगी, किंतु प्रश्न में मध्य में कोई भी छिद्र नहीं है, अर्थात छिद्र बी या 2। यह जल स्तंभ का दाब छिद्र 3 की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इससे सर्वाधिक दूर जलधारा जाएगी। एक तरल किसी सिलिंडराकार पाइप में धारा रेखीय रति से बह रहा है, तो पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका या प्रोफाइल कैसी होगी? तो ये होगी, देखो समानांतर, तो मतलब एक समान नहीं बहती। देखो एक कुछ पीछे जा रहे हैं तो दोनों गलत हो जाएंगे, ये आगे पीछे नहीं जाएगी बल्कि ऐसे जाएगी, डी सही हो जाएगा। धारा रेखीय गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है और जैसे जैसे पाइप से दूर होती है परतों की गति बढ़ती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पादन होता है? तो पेट्रोलियम का परिष्करण के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? एस्फाल्ट का। किसका करते हैं? एस्फाल्ट का प्रयोग करते हैं। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रवाही आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के भिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है और इसमें एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, परंतु इसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? क्योंकि जल का सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इस कारण से झील के नीचे का पानी द्रव अवस्था में होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। झीलों और नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतह जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंचता है तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है और नीचे की परतों में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अंततः जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो जाने लगता है या फिर कम होने लगता है तब उसका घनत्व कम होने लगता है और परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता। सतही जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जबकि सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। झील की ऊपरी हिमशीतित सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में विद्यमान ऊष्मा को बाहर नहीं आने देती। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है और फिर भी जलीय जंतु उसमें जीवित रहते हैं, तो उसका कारण क्या है कि 4 डिग्री पर इसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो ये पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। शीतकाल में झील की ऊपरी सतह 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है, परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों और तालाब में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, जिसमें मछली और अन्य जलीय जीव जीवित रहते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर पानी नहीं जमता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की यदि हम मात्रा बदलते हैं तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वह घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है, जो कि होता है डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। m इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान और v इज इक्वल टू होता है आयतन। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होगा, तो पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व किस पर होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु घनत्व में कमी होती है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस
के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में इसका आयतन घटेगा एवं घनत्व बढ़ेगा और 4 डिग्री से सेंटीमीटर पर पानी का आयतन कम हो जाएगा और घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है या फिर कहाँ होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर सबसे ज़्यादा होता है। गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है लेकिन आयतन कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन करने पर केल्विन इज इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273। जब हम इसको मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। पानी पर तैरता नहीं है बल्कि पारे पर तैरता है। पारद मतलब पारे पर लोहा का गोला तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। बी, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो बी गलत है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से अधिक नहीं होता बल्कि कम होता है, तभी तो तैरता है। तो ए सही है और आर गलत है। लोहे का गोला पारद या मरक्यूरी पर तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि मरक्यूरी या पारद का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है जबकि जो पानी है उसका लोहे से कम होता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? क्योंकि जो लोहा होता है उसका घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसलिए। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाती है। और जहाज पानी में तैरता है क्योंकि वह अपने वजन के या भार के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार और उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। वे वस्तुएं जिनका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं और जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो वह है पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी पर तैरती है। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के सासंजक बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलन कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आने पर भारी हो जाती है। ये सही है। आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम होता है और पानी की सतह से ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु द्वारा ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसके जल का भार कितना होगा? तो 0 होगा। इसके जल का भार कितना होगा? 0 होगा। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यही आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लग रहा है तब जल के गुब्बारे का भार माइनस उत्प्लावन बल हो जाएगा जो कि हो जाएगा 0। मथने के पश्चात क्रीम के दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है? तो मथने के बाद क्रीम का दूध से अलग हो जाना अपकेंद्री बल के कारण होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो बादल हैं वह वायुमंडल में तैरते हैं तो उसका कारण है उनका घनत्व।
गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जल वाष्प का घनत्व घट जाता है। घनत्व घटने के कारण जल वाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब और ताप कम होने के कारण ये जल वाष्प फैल जाती है और पानी का छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती हैं। इसी को बादल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला तत्व है टेक्नीशियम। क्या है? टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रयोग करके उसको बनाया गया था। इसका परमाणु क्रमांक 43 होता है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व था जिसे 1937 में सर्वप्रथम तत्व को बनाया गया था। क्या है? टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। शुद्ध जल में बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग हो जाता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर में पल्लवी बर्फ दिखाई पड़ती है। जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग हमें दिखाई पड़ता है। पल्लवी बर्फ का 8/9 भाग जल के भीतर या अंदर बना रहता है। क्योंकि समुद्री जल लवणीय अधिक घनत्व का होता है, इसलिए इसे निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होती, यह शुद्ध होती है। चूंकि प्रश्न में समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग की सतह से ऊपर का भाग पूछा गया है, इसलिए विकल्प ए सही होगा 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितना था उतना ही रहेगा। आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या होगा? तो शरीर डूब जाएगा। द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु उसके घनत्व में कमी हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर पानी में तैरता है, क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व से कम होता है। और जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर के घनत्व से कम हो जाएगा और पानी में शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है और घनत्व भी उसका ज़्यादा होगा। सोडियम क्लोराइड और अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो क्या होगा? तो वह अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लवन बल लगने लगेगा, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाएगा। कथन ए, जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, तो ये सही है। कथन या कारण आर, समुद्र के जल का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है, तो ये भी सही है। मतलब दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। स्थिर विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थिर विज्ञान संबंधित है विराम की स्थिति से। स्थिर विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जो कि विराम की स्थिति से संबंधित है। यहाँ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।